तो कहानी की शुरुआत में हम काया को देखते हैं जो अपने छोटे भाई और डैड के साथ रहती है। हाल ही में उसकी मॉम की मौत हो गई है जिस वजह से पूरा घर सदमे में है। इससे घर का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा, इसीलिए वो सब ज्यादा बातें नहीं करती एक दूसरे के साथ। लेकिन काया अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो अपने छोटे भाई और डैड का अच्छे तरीके से ख्याल रखे, जिस वजह से उसने बाहर जाना भी छोड़ दिया है। लेकिन आज उसकी दोस्त क्लारा ने उसे बुलाया है क्योंकि वो घूमने जा रहे। उसके डैड गम से उभर ही नहीं रहे थे। आज तो वो बहुत ही उदास थे क्योंकि उनकी मॉम की मौत उन्हीं की कश्ती से हुई थी जिसे आज वो ठीक कर रही। वो जब भी उस बोर्ड को देखते हैं वो हादसा उन्हें याद आ जाता है। पर अब काया अपनी जीप लेकर निकल जाती है और पहुंचती है क्लारा के पास जो उसी का इंतजार कर। वो लोग समंदर में कुछ टाइम गुजारने के लिए इकट्ठा हुए, पर क्लारा बताती है कि यहाँ मेरा दोस्त भी है जो भी हमारे साथ आ रहा है। जो जानकर काया ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो ज्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं करती। लेकिन क्लारा कहती है कि ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे दोस्त के साथ उसका भाई भी आ रहा है जो भी मेरा दोस्त ही है और वो भी तुम्हें पसंद आएगा। फिर वो लोग मिलते हैं और यहाँ हम जान पाते हैं कि दोनों भाई व्लॉग्स बनाते हैं। क्लारा का दोस्त आज का प्लान बताता है कि वो लोग अपनी जेट बोट से एक आइलैंड पर जाने वाली है। लेकिन काया को पता था कि इसमें टाइम लगने वाला है, इसीलिए वो मना कर देती है क्योंकि शाम तक उसे घर भी तो जाना था। तो क्लारा का दूसरा दोस्त कहता है कि हम सूरज डूबने से पहले वापिस आ जाएंगे, इतना दूर वो आइलैंड नहीं है, हम 2-4 दिन पहले ही गए थे। अब क्लारा भी काया को समझाती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए मैं किसी भी काम में देर नहीं करूंगी और हम वापस लौट आएंगे जल्द। आखिर में वो मान गई और चारों लोग निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो बहुत मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्लारा और उसका दोस्त पानी में नहा रही थी जबकि काया क्लारा की दूसरे दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही थी, जहाँ उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि ऐसे हालात में काया को किसी ऐसे इंसान की ही जरूरत थी जो उसके लिए दोस्त से भी बढ़कर। अब वो दोनों भी पानी में आकर जेट बोट पर एंजॉय करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन क्लारा का दूसरा दोस्त काया को मुतासिर करने के चक्कर में स्पीड बहुत तेज कर देता है, जो चीज जाहिर है गलत साबित होती है। अब उन दोनों को तो पता नहीं चलता, वो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन ओवर स्पीड की वजह से क्लारा और उसके दोस्त की जेट बोट पलट जाती है और दोनों पानी में गिर गए। उन्हें अभी भी होश नहीं आ रहा था कि वो अपनी जेट बोट क्लारा के दोस्त के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे वो इतना जख्मी हो गया कि वहीं बेहोश हो जाता है। फिर आगे जाकर उनकी खुद की जेट बोट भी पलट गई, वो भी बुरी तरह पानी में गिर जाते हैं, जिससे क्लारा का ये दोस्त भी जख्मी हो गया और अब सब पानी में। क्लारा को घबराया देख काया उसे संभालती है और क्लारा का दूसरा दोस्त अपने भाई को ढूंढने लगा, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि वो जा चुका है, यानी कि उस टक्कर की वजह से उसकी मौत हो गई और वो डूब गया। ये जानकर उसका भाई यानी क्लारा का दूसरा दोस्त बहुत दुखी हुआ, उसे बुरा लगता है, पछतावा हो रहा था उसे क्योंकि अगर वो आगे देख लेता, ओवर स्पीड ना करता तो उसके भाई की जान आज बच जाती। पर अब तो वो खुद भी इतना जख्मी है कि कुछ नहीं कर सकता। खुद को बचाने के लिए काया को भी टेंशन होने लगती है क्योंकि उनकी दोनों जेट्स का फ्यूल पानी में बह गया था, यानी अब ये तीनों ही बस पानी में तैर सकते हैं और किसी की मदद आने का इंतजार कर सकते हैं। इसी बीच हम किसी को इनकी तरफ आते हुए देखते हैं, जो कोई शिप नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक शार्क तेजी से यहाँ आ रही थी। और ये बात काया को पता थी कि ज्यादा देर उनका खुले समंदर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए अब वो उनको जेट बोट के पास चलने को कहती है। लेकिन इसी बीच एक मिरेकल जैसे हो गया, एक चमत्कार, क्योंकि उन्हें दूर से एक बोट दिखाई देती है जिसका कैप्टन रे कुछ दूर उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया। जो भी उन्हें देख लेता है वो अपनी स्पीड को तेज करके फौरन इनकी तरफ आने लगता है। अब करीब आकर उसे पता चला कि वहाँ वो लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, इसीलिए रे एक एक करके तीनों को ही ऊपर खींच लेता है और रिलैक्स होने को कहता है क्योंकि अब वो लोग सेफ हैं। वो क्लारा के दोस्त को सही से बिठाता है क्योंकि वो ज्यादा जख्मी था और खून भी उसका बहुत बह गया था। क्लारा वॉशरूम के लिए अंदर जाती है जहाँ रे भी था और हम नोटिस करते हैं कि वो बार बार काया को ही देख रहा था। जब काफी देर तक भी क्लारा वापस नहीं आती तो काया अंदर जाती है ताकि पता लगा सके कि वो कहाँ गई है। इसी बीच वो रे से बात करती है और कुछ देर वहीं खड़ी रही क्योंकि रे को कोई जरूरी काम करते हुए देखती। वो जानबूझकर खड़ी रही, हटने का नाम ही नहीं ले। रे कुछ केमिकल कॉटन पर लगा रहा था। काया सोचती है कि वो जख्म साफ करने के लिए क्लारा के दोस्त के लिए बना रहा होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो इसका इस्तेमाल काया पर करता है
उसके मुंह पर रख कर उसे सुंघा कर बेहोश कर देता। अब इससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि रे ठीक आदमी नहीं। जब काया बेहोश हो गई तो रे उसे शिप के पीछे वाले हिस्से में बने एक कंटेनर में बंद कर देता है और ऊपर से उसे लॉक कर दिया। लेकिन उसने क्लारा के दोस्त को वहीं छोड़ दिया क्योंकि शायद उसे लड़के अच्छे नहीं लगते, ना उनकी जरूरत होगी, शायद उसके जख्मी होने की वजह से। 2 घंटे के बाद जब काया की आंख खुलती है तो वो खुद को ऐसी जगह पर पाकर बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ क्लारा भी, इसे भी कुछ देर बाद होश आ जाती है। वो भी बहुत ही सहमी हुई थी। ये एक लकड़ी पर हेल्प में लिखा हुआ पाती है, जिसका मतलब यहाँ पहले भी कोई बंद था जिसने मदद के लिए हेल्प में लिखा। वो पूरी जगह किसी चेम्बर जैसी लग रही थी जिससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था, ऊपर वाला, जो कि अभी बंद। इन्हें जो मैट्रेस दिया हुआ था उस पर खून के निशान थे और बहुत सारी लड़कियों के बाल भी, जिससे हम समझ पाते हैं कि यहाँ पहले भी कई सारी लड़कियां कैद हो चुकी हैं। दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और सोचती है कि आखिर हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है, काश हम इस आइलैंड पर आते ही ना। लेकिन अब अफसोस करने का क्या फायदा था, जो होना था वो तो हो गया। अब इन्हें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है ये सोचना होगा, क्योंकि जितने दिन ये यहाँ पर गुजारेंगी उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। अगली सुबह रे ऊपर का दरवाजा खोलता है और इन्हें खाने को जिंदा सड़ी हुई मछलियाँ देता है, पर काया उससे भीख मांगने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा भाई है मेरा जो घर पर अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन रे कहता है कि बिल्कुल, और अगर तुमने यहाँ से भागने की जरा भी कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार कर फिर टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। ये बोलकर वो फिर से कंटेनर का दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ से चला गया। फिर वो अपने काम में लग जाता है, जैसे कि जिंदा मछलियों को खाना, गाने सुनना, सिगरेट पीना वगैरह, यानी कि वो सारे ही उल्टे काम करता था। फिर इसी बीच हम एक चीज नोटिस करते हैं, बीच बीच में वो वॉकी टॉकी पर किसी से बात करता है, जिसका मतलब कि यहाँ पर कोई आने वाला है। अब हम क्लारा की जख्मी दोस्त को भी देखते हैं, जो भी वहीं पर पड़ा हुआ है। इतने दिन गुजर जाने के बाद उसका कोई इलाज नहीं हुआ, ना ही रे ने उसे कोई खाना पानी दिया। अब 4 दिन बाद किसी शिप की आवाज आती है, जिसे वो दोनों लड़कियां भी सुन लेती हैं और बहुत खुश भी हो गई, इस उम्मीद में कि शायद कोई हमारी मदद के लिए आया होगा या फिर कोई कोस्ट गार्ड होगा जो भी उन्हें बचा लेगा। लेकिन पता चला कि वो एक डॉक्टर है जिसने अपनी शिप काफी दूर खड़ी थी और वहाँ से एक छोटी कश्ती में बैठकर यहाँ तक आया। वो पहले तो आकर क्लारा के दोस्त को देखता है और पूछता है कि कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है। रे ने जवाब दिया, यही कोई 4-5 दिन हो गए होंगे। जिसे सुन डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, ये भी हमारे काम आ जाएगा। फिर वो नीचे जाता है जहाँ दोनों लड़कियाँ डरी सहमी हुई कोने में बैठी हुई थी। डॉक्टर पूछता है, तुम में से चोट किसको लगी? मैं उसका इलाज करने के लिए आया हूँ। तो क्लारा आगे आई। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लेट जाओ। फिर वो उसको चेक करता है और रे से बात करते हुए ऊपर चला जाता है। मगर उनके जाने के कुछ ही देर बाद हम क्लारा के दोस्त की चीखें सुनते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर दरअसल उसके ऑर्गन को जिंदा ही बाहर निकाल रहा था, यानी कि उसके अंदर की हर चीज निकाल लेता है, जैसे कि गुर्दे, दिल, आंखें, जिगर और भी बहुत कुछ, जिन्हें वो सप्लाई करने वाला था, क्योंकि इन्हें बेचकर बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे और यही उनका बिजनेस था। उस बेचारे पर इन्हें बिल्कुल रहम नहीं आया। फिर इतना जुल्म करने के बाद उसकी लाश को समंदर में डाल देते हैं। जब उसकी चीखें खत्म हो जाती हैं तो दोनों ही लड़कियां समझ गईं कि इन्होंने उस बेचारे को मार डाला। उन्हें ये भी अब तक पता चल चुका था कि जो डॉक्टर यहाँ आया था वो भी ठीक नहीं है, रे की तरह ही पागल और खतरनाक है और ये दोनों मिले हुए हैं। इसके बाद हम डॉक्टर और रे को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें डॉक्टर कहता है कि दूसरी वाली लड़की जख्मी है, जिसको हम यहीं खत्म कर देंगे, और जो ठीक है उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक अमीर क्लाइंट है जिसके बेटे को फ्रेश यानी बिल्कुल ताजा और जवान इंसान की किडनी की जरूरत है, जिसके बदले में हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब रे मान जाता है, क्योंकि यही तो वो उसके लिए सालों से करता आ रहा है, समंदर में फंसे लोगों को बचाना और फिर उन्हीं के ऑर्गन्स को बेचकर पैसे कमाना। कुछ देर बाद वो डॉक्टर को लेकर फिर से नीचे जाता है और इस बार वो क्लारा को लेकर ऊपर जाने लगा। हालांकि उन्हें ऐसा करने से काया रोक भी रही थी, पर रे उसे वहीं पर मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो दोनों क्लारा को लेकर ऊपर आ जाते हैं। कई घंटों के बाद काया को जब होश आया तो उसे क्लारा की चीखें सुनाई दे रही थी, यानी कि अभी भी वो जिंदा है, जो कि सच भी था। उन्होंने अभी तक उसके ऑर्गन्स नहीं निकाले थे, इसीलिए काया को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। इसी बीच वो नोटिस करती है कि इस कंटेनर में एक फैन लगा हुआ है, जो कि दिन में चल रहा था पर अभी बंद कर दिया गया है। अगर वो उसे बाहर की तरफ धक्का देगी तो वो सुराख खुल जाएगा जहाँ पंखा लगाया हुआ है। फिर उसने ऐसा ही किया, वो
पूरी ताकत से उसे धक्का देना शुरू करती है। फाइनली सुराग खुल गया और काया इस होल से बाहर आ जाती है और धीरे धीरे ऊपर आ गई, जहाँ वो देख लेती है कि डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया है। पर इतने में वहाँ रे आ जाता है, इसीलिए वो नीचे इंजर्ड रूम तक पहुँच जाती है, जहाँ उसे फिशिंग एरो मिलती है, जिसके जरिए मछलियों पर हमला करके उन्हें पकड़ा जाता है, जिसे काया उठा लेती है। और रे के वहाँ से जाने के बाद वो भी वहाँ आई और एरो को डॉक्टर की तरफ कर देती है। उसे देखकर डॉक्टर खुद हैरान हो गया, क्योंकि अब तक किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ तक पहुँच सके। इसलिए डॉक्टर उसे अपनी बातों में फंसाने लगा, लेकिन इतने में काया एरो चला देती है, जो जाकर डॉक्टर को लग भी गया। पर इससे वो फिर भी नहीं मरता, बस थोड़ा सा जख्मी हो, और अब वो काया पर हमला कर देता है। पर इस दौरान काया ने क्लारा की रस्सी को खोल दिया, जो बात डॉक्टर को पता नहीं चला, और इसी का फायदा उठाकर क्लारा पहले तो खुद को आजाद करती है और फिर एक चाकू से डॉक्टर की गर्दन पर वार करती है। एक के बाद एक उसने कई बार स्टैब किया, जिससे डॉक्टर का खेल तो इधर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती। अभी तक रे इन सब से अनजान था, इसीलिए वो यहाँ नहीं आया होता, लेकिन यहाँ काया को पता है कि डॉक्टर एक शिप से यहाँ आया था, तो वहाँ जाने के लिए वो दोनों पानी में कूद जाती है। रे जब कुछ देर बाद ऊपर आता है तो सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी उसे डॉक्टर की लाश भी दिख जाती है, इसीलिए वो फौरन ऊपर जाता है, मगर अभी भी डॉक्टर की छोटी कश्ती वहीं खड़ी थी, जिससे उसे लगता है कि लड़कियां अभी भी इसी कश्ती में हैं। इसीलिए वो छोटी वाली और इस पूरी कश्ती को चेक करता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर वो और ऊपर जाकर सर्च लाइट को ऑन करता है, तब उसे पता चला कि वो दोनों तो पानी में हैं और डॉक्टर की शिप की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए वो फौरन ही अपनी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। नीचे इंजन रूम में जाने पर उसे पता लगता है कि किसी ने इंजन की तारों को काट दिया है, जो काम और किसी का नहीं बल्कि काया का ही था। जब वो वहाँ पर गई, क्योंकि उसे पता था कि रे बोट लेकर उन तक जरूर पहुँच जाएगा। अब जख्मी होने की वजह से क्लारा तैर नहीं पा रही थी, हालांकि काया पूरी कोशिश करती है, वो उसकी मदद करती है ताकि वो जैसे तैसे वहाँ तक उसे ले चले, पर क्लारा से नहीं हो पाता। ये देखकर काया फैसला करती है कि वो अकेली ही शिप तक जाएगी और वहाँ से कोई मदद ढूंढ कर लाएगी। चलती वो शिप तक पहुँच भी गई, लेकिन शिप की चाबियां ना होने की वजह से वो उसे स्टार्ट नहीं कर पा। अब उसे वहाँ एक रेडियो मिलता है, जिसे वो कोस्ट गार्ड से कनेक्ट कर लेती है और उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मेरे पास चाबियां नहीं है। तो वो उसे पीकर नाम की एक डिवाइस को ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, बल्कि उसे एक फ्लेयर मिल जाती है। पर कोस्ट गार्ड वालों का कहना था कि वो बिना पीकर के उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करती है और उसे ढूंढ पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर है। इसीलिए अब काया फिर से कोशिश करती है और इस बार उसे वो पीकर मिल भी जाती है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए उसे पानी में फेंकना होगा ताकि उन लोगों तक उसकी लोकेशन पहुंच सके। पर जब वो ऊपर जाती है तो डेक पर उसे महसूस होता है कि जैसे कोई वहाँ तैर कर आ रहा है। उसे शक हुआ कि ये रे होगा, इसलिए वो वहीं छुप जाती। कुछ देर बाद हम रे को भी इस शिप में देखते हैं, यानी कि उसका शक बिल्कुल सही था। काया नीचे डॉक्टर के बेडरूम तक जाती है, जहाँ वो डॉक्टर की फैमिली की फोटोज देखती है। काया ने सोचा कि हालांकि उसकी खुद की भी 2 बेटियां हैं, लेकिन पैसों में वो इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा था और उन्हें तरस भी नहीं आ रहा था। इसी बीच जब वो ऊपर आई तो उसे रे पकड़ लेता है और पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे कि काया जख्मी होकर वहीं गिर पड़ी। पर यहाँ वो रे को कंट्रोल करके उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि वो उसे गले लगाना चाहती हो। जैसे ही वो उसके करीब आया, वो उसके मुंह पर फ्लेयर छोड़ देती है, जिससे वो बुरी तरह तड़पना शुरू हो जाता है और फिर वहीं गिर गया। काया भी जख्मी होने की वजह से खुद को घसीटते हुए दर्द में तड़पते हुए किनारे के करीब आती है। पीकर को पानी में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं किनारे पर ही अटक जाती है और इतनी ही देर में वो भी बेहोश हो गई। लेकिन जिसकी जिंदगी होती है उसे तो फिर जीना ही पड़ता है, फिर चाहे वो किसी भी हाल में। रात भर लहरों की वजह से वो शिप हिलती रही, जिससे हुआ ये कि पीकर खिसकते हुए पानी में गिर ही जाती है और इससे वो एक्टिवेट हो गई। उसकी लोकेशन उन तक पहुंच गई, इसलिए सुबह होने पर वहाँ एक कोस्ट गार्ड की कश्ती आ जाती है, जो लोग काया को बचा लेते हैं। उन्हें यहाँ रे की लाश भी मिल गई। इन दोनों को लेकर वो जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें समंदर में तैरते हुए क्लारा भी दिख जाती है, जो अभी भी जिंदा थी। इसलिए ये लोग उसे भी फौरन ऊपर ले आते हैं, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा रो रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके साथ ये सब होगा। अब सब कुछ खत्म तो हो गया था, लेकिन
क्या काया के लिए भी? क्योंकि अभी तो वो अपनी मॉम के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी, तो इससे कैसे ही निकले। दोनों दोस्तों को सही सलामत किनारे पर लाया जाता है, जहां वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और शुक्र अदा करती हैं कि उनकी जान बच गई और आइंदा इस तरह की जगहों पर ना जाने का सोचती हैं। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।